Hello friends, Namaste. I hope and wish that you and your families are doing good and your preparations are going well. I am Priyanka Purohit from Shadya Samriddhi Guidance SSG. I will upload some audio notes for CA final audit for the 1.5 days quick revision. क्योंकि ये लास्ट 1.5 डेज का रिवीजन है, इसीलिए मैं कोई भी नोट्स या पीडीएफ शेयर नहीं करूंगी और सिर्फ ऑडियो नोट्स के साथ ही आप अपने नोट्स को लेके ये ऑडियो रिवीजन देख सकते हैं। तो अब हम शुरू करते हैं SF 500 ऑडिट एविडेंस। ऑडिट एविडेंस में सबसे पहले हम देखेंगे मीनिंग ऑफ ऑडिट एविडेंस। ऑडिट एविडेंस का मतलब क्या होता है? एनी इन्फॉर्मेशन यूज्ड बाय ऑडिटर इन अराइविंग एट अ कंक्लूजन ऑन विच ऑडिटर्स ओपिनियन इज बेस्ड। यानी कि वो जो भी इन्फॉर्मेशन जो ऑडिटर यूज करता है किसके लिए, ताकि वो कंक्लूजन बना सके, एक कंक्लूजन पे आ सके जिस कंक्लूजन के ऊपर वो अपनी ऑडिट ओपिनियन देता है। अगर हम नेचर की बात करें ऑडिट एविडेंस की, तो नेचर उसका दो तरीके से होता है, तो सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट। क्योंकि जब भी हम टर्म यूज करते हैं वो क्या होता है? सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। तो सफिशिएंट का मतलब होता है यहाँ पे क्वांटिटी के हिसाब से, मेजर ऑफ क्वांटिटी का होता है, और ये अफेक्ट होता है बाय रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट और क्वालिटी ऑफ ऑडिट एविडेंस। यानी कि अगर रिस्क ज्यादा होगा तो हम क्या करेंगे? क्वांटिटी बढ़ा देंगे। अगर क्वालिटी ऑफ ऑडिट एविडेंस हमें सही लग रही है तो उस हिसाब से हम इंक्रीज डिक्रीज हमारी क्वांटिटी करते रहेंगे। एप्रोप्रिएटनेस की जब बात आती है तब हम क्वालिटी की बात करते हैं। यानी कि क्वालिटी, मेजर ऑफ क्वालिटी क्या होगा? एप्रोप्रिएट होना चाहिए, अच्छी क्वालिटी के होने चाहिए। ये बात किससे अफेक्ट होती है? रेलिवेंस और रिलायबिलिटी इन प्रोवाइडिंग सपोर्ट फॉर कंक्लूजन। यानी कि जब भी जो ऑडिट एविडेंस है वो उसकी क्वालिटी डिटरमाइन करती है कि वो कितना रेलिवेंट है और कितना रिलायबल है, जिसके ऊपर हम जो हमारा ऑडिटर जो कंक्लूजन बेस करेगा उसके ऊपर वो कितना रिलायबल और कितना रेलिवेंट रखता है उस बात के लिए। यहाँ पे एक बात हमें ध्यान रखनी है कि कभी भी ज्यादा क्वांटिटी से हम क्वालिटी के ऊपर कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। यानी कि ज्यादा डेटा लेंगे या ज्यादा ऑडिट एविडेंस लेके आएंगे और कोई गलत चीज को जोर जोर से, यानी कि झूठी चीज को चिल्ला चिल्ला कर बोलने से वो चीज सच नहीं हो जाती। ये बात यहाँ पे फिट बैठती है। अगली बात आती है कि इसका स्कोप क्या है, इस पूरे ऐसे 500 ऑडिट एविडेंस का स्कोप क्या है। तो ये और इसकी रिक्वायरमेंट क्या है? ये रिक्वायर करता है कि ऑडिटर को क्या करना होगा? डिजाइन और परफॉर्म करने होंगे क्या चीज? ऑडिट प्रोसीजर्स। ऐसे ऑडिट प्रोसीजर उसे डिजाइन और परफॉर्म करने जो कि अप्रोप्रिएट होंगे उस सर्कमस्टेंसेस में और उसको मदद करेंगे टू ऑब्टेन सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। इसके बाद में अगला पॉइंट आता है वो कौन कौन से ऐसे ऑडिट प्रोसीजर होंगे जिन्हें कि अपना के ऑब्टेन किया जा सकते हैं ऑडिट एविडेंस। तो इसके अंदर सबसे पहले तो आपको जनरल बातें जिस हिसाब से आपको जो एक्चुअल ओरिजिनल जो फ्लो होता है वो बताना है। सबसे पहले इसमें आता है ऑडिट प्रोसीजर टू ऑब्टेन ऑडिट एविडेंस में आता है RAP यानी कि रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर। उसके बाद आता है फर्दर ऑडिट प्रोसीजर यानी कि FAP। इसका मतलब होता है हम रिस्पॉन्स किस हिसाब से देंगे जो हमने रिस्क असेस किया है पहले वाले स्टेप में। और जो फर्दर ऑडिट प्रोसीजर होते हैं उनका अगेन दो बाइफर्केशन आता है। सबसे पहला उसमें आता है टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स और दूसरा आता है सब्सटेंटिव कंट्रोल्स या सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स। सब्सटेंटिव प्रोसीजर में दो चीजें आ जाती हैं हमारी, टेस्ट ऑफ डिटेल्स और एनालिटिक प्रोसीजर। तो टेस्ट ऑफ डिटेल में आ जाता है हमारा वाउचिंग वेरिफिकेशन और एनालिटिकल प्रोसीजर्स में आ जाते हैं हम जो रेशो एनालिसिस वगैरह करते हैं वो सारी चीजें। तो ये तो एक बेसिक इंट्रोडक्शन हो गया कि हमारे ऑडिट प्रोसीजर क्या हम करते हैं टू ऑब्टेन ऑडिट एविडेंस। जब हम हमारे क्वेश्चन आए कि मेथड्स ऑफ ऑब्टेनिंग ऑडिट एविडेंस क्या है, तो इसमें हमें ये पॉइंट तो लिखने ही है, RAP FAP और उसका बाइफर्केशन, प्लस उसके साथ हमें 7 मेथड बताने हैं फॉर ऑब्टेनिंग ऑडिट एविडेंस। उनमें सबसे पहला आता है कि जैसे समझिए आप कहीं ऑफिस में गए हैं, कोई भी विजिट पे गए, आपने क्या किया, सबसे पहले आपने इंस्पेक्शन के लिए गए। तो इंस्पेक्शन का मतलब होता है एग्जामिनिंग रिकॉर्ड्स एंड डॉक्यूमेंट्स। फिर वहाँ पे आप जैसे ही आप इंस्पेक्शन करने के लिए गए तो आपने क्या देखा कि एक बंदा काम कर रहा था, तो आपने क्या किया, उसको ऑब्जर्व किया, लुकिंग एट द प्रोसेस परफॉर्म्ड बाय अदर्स, इसे हम कहते हैं ऑब्जर्वेशन। फिर बाद में आपने क्या देखा कि कोई एक आपको कोई पेपर दिए गए, क्योंकि आप इंस्पेक्शन कर रहे थे, आपको कोई पेपर मिले, तो आपने क्या किया, उसका रिकैलकुलेशन करके देखा, यानी कि चेक मैथमेटिकल एक्यूरेसी कि वो कैलकुलेशन जो कर रखा है, सैलरी वगैरह का कुछ काउंटिंग है, तो वो आपने किया कि वो सही है क्या। नेक्स्ट पॉइंट आता है रीपरफॉर्मेंस। रीपरफॉर्मेंस का मतलब आता है कि कैसे आप खुद से इंडिपेंडेंटली एग्जीक्यूट करेंगे कि जो प्रोसीजर हो रहा है। समझिए उन्होंने लिखा है कि अटेंडेंस के लिए एक यहाँ पे सेंसर लगा रखे हैं जिसकी वजह से आपकी अटेंडेंस रिकॉर्ड होती है। तो आप क्या करेंगे, आप खुद से वहाँ पे जाके इंडिपेंडेंटली एग्जीक्यूट करेंगे कि वो जो कंट्रोल वगैरह वहाँ के वो काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं बराबर, तो आप उससे रीपरफॉर्म करेंगे। फिर आपने, क्योंकि आपने इंस्पेक्शन किया था, तो आपने देखा कि कुछ आपने उसके रेशोज वगैरह निकाले कि भाई लेबर का सेल्स के हिसाब से क्या टर्नओवर रेशो क्या चल रहा है, तो वो आ गया एनालिटिकल प्रोसीजर यानी कि इवैल्यूएशन ऑफ रेशोज। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि आप वहाँ पे जो लोग होंगे उनसे इंक्वायरी करेंगे। तो इंक्वायरी आप ओरल भी कर सकते हैं, रिटर्न भी कर सकते हैं। इंक्वायरी का मतलब होता है सीकिंग इन्फॉर्मेशन
और लास्ट इसके अंदर पॉइंट आता है एक्सटर्नल कंफर्मेशन। एक्सटर्नल कंफर्मेशन का मतलब होता है हम थर्ड पार्टी से मांगेंगे इन्फॉर्मेशन कि वो बता दें, वो अपना रिस्पॉन्स दे दे आपका जो भी मैटर है उस बारे में। तो ये हमारे 7 मेथड से फॉर ऑब्टेनिंग इन्फॉर्मेशन यानी कि ऑडिट एविडेंस। सबसे पहला इंस्पेक्शन, दूसरा ऑब्जर्वेशन, तीसरा रीकैलकुलेशन, चौथा रीपरफॉर्मेंस, पांचवा एनालिटिकल प्रोसीजर, छठवां एक्सटर्नल कंफर्मेशन और सातवां इंक्वायरी। अब जो इंक्वायरी है उसका फुल फ्लेज इंडिविजुअल क्वेश्चन भी आ सकता है, तो उसके लिए हम क्या लिखते हैं, उसके अंदर हमारे पास 5 पॉइंट है। सबसे पहला तो है कि इंक्वायरी का डेफिनेशन। तो इंक्वायरी का मतलब क्या होता है, सीकिंग इन्फॉर्मेशन ऑफ नॉलेजेबल पर्सन, जिसके पास नॉलेज है उससे हम इन्फॉर्मेशन मांगेंगे, फिर चाहे वो बंदा विद इन द एंटिटी हो या फिर आउटसाइड द एंटिटी हो। ये फर्स्ट पॉइंट हो गया। अगला पॉइंट आता है कि इंक्वायरी इज एक्सटेंसिवली यूज्ड थ्रू आउट द ऑडिट। तो पूरे ऑडिट में, पूरे की पूरी ऑडिट में हम ये बहुत ही ज्यादा एक्सटेंसिवली यूज्ड मेथड है फॉर ऑब्टेनिंग ऑडिट एविडेंस। तीसरा पॉइंट, इंक्वायरीज कैन रेंज फ्रॉम फॉर्मल रिटन इंक्वायरीज टू इनफॉर्मल ओरल इंक्वायरीज, यानी कि रिटन भी हो सकती है, फॉर्मल बहुत ही ज्यादा फॉर्मल वे में भी हो सकती है और इनफॉर्मल वे में भी हो सकती है, जो कि हम ओरली करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इसके अंदर आता है इवेल्युएटिंग द रिस्पॉन्सेज टू इंक्वायरीज इज एन इंटेग्रल प्रोसेस, इंटेग्रल पार्ट ऑफ द इंक्वायरी प्रोसेस। जब भी हम इंक्वायरी करते हैं तो ऐसा नहीं हाँ किसी से थोड़ी बहुत में बातचीत करके काम खत्म कर दिया, नहीं, आपको उनके जो रिस्पॉन्सेज मिले हैं उसे अच्छे से इवेल्युएट करना है कि उसका मतलब क्या है, उसका इंटरप्रिटेशन आपको अच्छे से निकालना है। तो ये एक इंटेग्रल पार्ट हो जाता है ऑफ द इंक्वायरी प्रोसेस। और लास्ट इसके अंदर इंक्वायरी में बात आती है कि इंक्वायरी से आपको या तो कोई नई बातें पता चल सकती है जिसके बारे में आपके पास ऑडिट एविडेंस नहीं था, यानी कि आप कहेंगे कि न्यू ऑडिट एविडेंस आपको मिल गया, और या फिर कोई आपके पास एविडेंस था दूसरे अदर ऑडिट एविडेंस, उसको ये कोरोबोरेट करता है, उसको और ज्यादा सपोर्ट करता है, तो उसे हम कहते हैं कोरोबोरेटिव ऑडिट एविडेंस। इसके साथ आप 2 पॉइंट और डाल सकते हैं कि जो अगर पूछा जाए कि ऑडिटर की क्या ड्यूटी बनती है इन रिस्पेक्ट ऑफ इंक्वायरी, तब आपको लिखना है कि 143 सबसेक्शन 1 ऑफ द कंपनीज एक्ट भी कहता है ड्यूटी टू इंक्वायर, यानी कि ऑडिटर के ऊपर ड्यूटी डाली गई है कि उनको कुछ कुछ बातों की इंक्वायरी करनी होती है। और 143(3) यानी कि 143 सबसेक्शन 3 वो कहता है कि ऑडिटर को कमेंट करना होता है कि जो भी इंफॉर्मेशन या एक्सप्लेनेशन रिक्वायर्ड थी, नेसेसरी थी, वो उसने सारी ऑब्टेन कर रखी है। तो ये 2 पॉइंट भी आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं, तो टोटल आपके 7 पॉइंट्स हो जाएंगे इसके अंदर। अगला इसके अंदर क्वेश्चन आता है कि रिलायबिलिटी ऑफ ऑडिट एविडेंस। तो जो भी ऑडिट एविडेंस मिलेगा उसकी रिलायबिलिटी आप कैसे चेक करेंगे। हमें बात याद रखनी है कि रिलायबिलिटी ऑफ ऑडिट एविडेंस किस हिसाब से क्या क्या चीज़ों की वजह से इन्फ्लुएंस होती है। तो वो इन्फ्लुएंस होती है कि जो ऑडिट एविडेंस है वो उसका सोर्स क्या है, फिर उसका नेचर क्या है, और वो किस हालात में, किस सर्कमस्टेंसेस में ऑब्टेन किया गया है। यानी कि द सोर्स, द नेचर एंड द सर्कमस्टेंसेस इन विच एन ऑडिट एविडेंस इज ऑब्टेन्ड, वो उसकी रिलायबिलिटी पे अफेक्ट करते हैं, वो उसे इन्फ्लुएंस करते हैं। अब इसमें हमें अगेन 5 पॉइंट हैं। इसमें क्या है, सबसे पहला तो अगर ऑडिटर को एक्सटर्नल एविडेंस मिला, इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों एविडेंस हो सकते हैं, अगर एक्सटर्नल मिला तो वो ज़्यादा रिलायबल होगा देन इंटरनल एविडेंस। बट ऑब्वियस की बात है कि वहाँ पे ऑब्जेक्टिविटी और इंडिपेंडेंस अफेक्ट नहीं हो, बायसनेस नहीं इन्वॉल्व होती जब हम एक्सटर्नल एविडेंस की बात करते हैं, इसीलिए एक्सटर्नल एविडेंस को ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाती है। दूसरी बात आती है अगर इंटरनल एविडेंस है तो अगर उसके ऊपर कंट्रोल्स, रिलेटेड कंट्रोल्स ज़्यादा होंगे तो वो अच्छी मानी जाएगी कि अगर उनके कंट्रोल्स इफेक्टिव हैं तो इंटरनल डेटा या इंटरनल ऑडिट एविडेंस की भी अहमियत होगी उन इंटरनल एविडेंस के मुकाबले में जहाँ पे कि कंट्रोल इनइफेक्टिव थे या फिर वीक थे। तीसरा पॉइंट आता है जब भी ऑडिट एविडेंस खुद डायरेक्टली ऑडिटर ने ऑब्टेन किया है, यानी कि थर्ड पार्टी नहीं हुआ है, डायरेक्टली उसने फर्स्ट हैंड एक्वायर किया है, उस वाले ऑडिट एविडेंस की रिलायबिलिटी ज़्यादा होती है। अगर डॉक्यूमेंट्री प्रूफ में मिलेगा तो वो ज़्यादा रिलायबल होगा अदर देन ओरली ऑब्टेन्ड। और लास्ट पॉइंट इसमें आता है कि अगर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स अगर ऑडिट एविडेंस के रूप में मिले जाएं तो उनकी रिलायबिलिटी ज़्यादा होती है देन द फोटो कॉपीज। अगर आपको कोई जेरोक्स कॉपी मिल गई या उसकी डिजिटल फॉर्म वगैरह होंगे तो उससे ज़्यादा आपके पास ओरिजिनल हार्ड कॉपी अगर डॉक्यूमेंटेशन का होगा वो ज़्यादा रिलायबल माना जाता है। अब इसी ऑडिट एविडेंस ऐसे के अंदर दूसरा एक और स्पेशल पॉइंट आता है कि ऑडिटर की ड्यूटी जब इंफॉर्मेशन जो वो यूज़ करना चाहता है वो मैनेजमेंट ने अपने मैनेजमेंट एक्सपर्ट द्वारा बनाई गई है। यानी कि अगर समझिए कोई भी पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन के लिए मैनेजमेंट ने या एंटिटी ने मैनेजमेंट एक्सपर्ट को हायर करके वो इन्फॉर्मेशन बनाई है और ऑडिटर उस इन्फॉर्मेशन को एक ऑडिट एविडेंस में मानना चाहता है या यूज़ करना चाहता है, तब ऑडिटर को कुछ ड्यूटी परफॉर्म करनी होगी कि वो जो भी इंफॉर्मेशन प्रिपेयर की है यूजिंग द वर्क ऑफ मैनेजमेंट एक्सपर्ट वो सही है या नहीं। तो ऑडिटर हैज टू डिटरमाइन वेदर दे आर रीजनेबली बेस्ड। किसके ऊपर बेस्ड होगा वो कि वो रीजनेबल है या नहीं, वो कैसे डिसाइड करेगा। एक तो ऑडिटर खुद के एविडेंस को देखेगा, खुद के नॉलेज को देखेगा कि उसको कितना नॉलेज है क्लाइंट के बिजनेस का, और फिर वो अपने रिजल्ट्स देखेगा कि उसने जो ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म किए हैं ऑडिटर ने उसके रिजल्ट्स को ध्यान में रखते हुए वो ये
दोनों चीज़ों को, अपने खुद के नॉलेज को और अपने ऑडिट प्रोसीजर के रिजल्ट को ध्यान में रखते हुए उस ऑडिट एविडेंस की जो कि मैनेजमेंट ऑडिटर ने दी है उसके रीजनेबलनेस को वो चेक करेगा। और अगर ऑडिटर सेटिस्फाई होता है, अगर उसको सही लगता है, इफ ही सेटिस्फाई हिमसेल्फ कि जो वर्क डन बाय मैनेजमेंट ऑडिटर वो अडॉप्ट किया जा सकता है या एक्सेप्ट किया जा सकता है या नहीं, वो ये सारी चीज़ों को सोच समझ कर ही फिर वो अल्टीमेटली डिसाइड करेगा। और अगर वो अप्रोप्रिएट नहीं लगता उसे, तो फिर क्या करेगा, वो ये सारी बातें जाके ब्रिंग टू द नोटिस ऑफ मैनेजमेंट को बता देगा और उन्हें कहेगा कि मॉडिफिकेशन करें। और अगर मॉडिफिकेशन नहीं होता यानी कि कंप्लायंस नहीं होता, तो वो फिर ऑडिटर जो है अपनी रिपोर्ट को क्वालिफाई करेगा। तो अब हम देखेंगे कि जब ऑडिटर की ड्यूटी क्या आती है, जब वो कोई भी इंफॉर्मेशन जो वो ऑडिट एविडेंस के तौर पे यूज करना चाहता है और वो इंफॉर्मेशन प्रिपेयर की गई है यूजिंग द वर्क ऑफ मैनेजमेंट एक्सपर्ट। तो इसमें आते हैं सबसे पहले 3 स्टेप्स आते हैं। इवेल्युएटिंग द कंपिटेंस, कैपेबिलिटी एंड ऑब्जेक्टिविटी ऑफ द एक्सपर्ट, यानी कि उसकी कंपिटेंस, कैपेबिलिटी और ऑब्जेक्टिविटी को देखना है। दूसरा पॉइंट आता है ऑब्टेनिंग अंडरस्टैंडिंग ऑफ एक्सपर्ट्स वर्क। तीसरा पॉइंट आता है इवेल्युएट एप्रोप्रिएटनेस ऑफ एक्सपर्ट वर्क, यानी कि सबसे पहले तो CCO, कंपिटेंस, कैपेबिलिटी, ऑब्जेक्टिविटी, दूसरा पॉइंट अंडरस्टैंडिंग, तीसरा पॉइंट एप्रोप्रिएटनेस ऑफ एक्सपर्ट वर्क। अब इनके तीनों के अंदर इंडिविजुअल आंसर्स भी हैं, या आपको पूरा का पूरा आंसर भी लिखना पड़ सकता है जब अगर पूछा जाए कि ऑडिटर की ड्यूटी क्या क्या होगी। तो ये तीनों तो मेन हेडिंग होगी, उसके अंदर इंटरनल आपको सब पॉइंट्स क्या लिखने हैं। जब हम पहला पॉइंट देखते हैं इवेल्युएट कंपिटेंस, कैपेबिलिटी एंड ऑब्जेक्टिविटी ऑफ एक्सपर्ट, तो उसके सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन फॉर इवेल्यूशन क्या क्या होंगे। आप कैसे चेक करेंगे कि जो बंदा है, मैनेजमेंट एक्सपर्ट है, वो कंपिटेंट, कैपेबल और ऑब्जेक्टिविटी पे बातों पर खड़ा उतर रहा है या नहीं। तो उसके लिए आप सबसे पहले अपना देखेंगे पर्सनल आपका कोई एक्सपीरियंस है क्या उस एक्सपर्ट के साथ, या फिर आप डिस्कशन करेंगे, किससे करेंगे, उस एक्सपर्ट से ही कर लेंगे या फिर किसी और से डिस्कशन कर लेंगे कि भाई वो एक्सपर्ट के बारे में बताओ। तीसरी बात कि उस एक्सपर्ट का नॉलेज, उसके क्वालिफिकेशन के बारे में, मेंबरशिप के बारे में, वो कोई अच्छी इंस्टीट्यूट को बिलोंग करता है क्या, वो आप सब नॉलेज गेन करेंगे। अगला पॉइंट आता है कि उसकी, अगर उसने कुछ ऑथर है, वो कोई बुक वगैरह या कुछ आर्टिकल्स, पेपर वगैरह उसने पब्लिश किए हैं तो उन्हें देखेंगे। और लास्ट पॉइंट आता है कि आप अपना ऑडिटर एक्सपर्ट हायर कर लेगा जो कि असिस्ट करेगा ऑडिटर को इन ऑब्टेनिंग सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस इंफॉर्मेशन जो कि प्रोड्यूस की है बाय द मैनेजमेंट ऑडिटर। जो कि तो ये ऑडिटर एक्सपर्ट क्या करेगा, ऑडिटर को ही असिस्ट करेगा कि वो ऑब्टेन कर सके भाई ये जो सामने एक्सपर्ट ने बातें दी है वो सही है या नहीं। अगला पॉइंट इसमें आता है ऑब्टेनिंग अंडरस्टैंडिंग ऑफ एक्सपर्ट वर्क। तो जब हम एक्सपर्ट के काम की अंडरस्टैंडिंग लेंगे तो हम क्या क्या चीजें देखेंगे, तो उसमें 5 चीजें आती हैं। आप देखेंगे कि जो एक्सपर्ट है वो कौन सी एरिया का स्पेशलिटी में रखता है, उसकी एरिया ऑफ स्पेशलिटी को देखेंगे। अगला पॉइंट आएगा उसमें कि उसके ऊपर कोई प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स अगर एप्लीकेबल हो रहे हैं, तो जैसे हमारा ICAI इंस्टीट्यूट है तो हमारे ऊपर कई सारे प्रोफेशनल स्टैंडर्ड हमें फॉलो करने पड़ते हैं। उसी तरह किसी और जो एक्सपर्ट है अगर उससे फॉलो करने हैं तो वो आपको देखना होगा। उसके ऊपर और कोई लीगल या फिर रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट है तो वो देखना है। फिर देखना है आपको कि उसके एजम्पशंस और मेथड्स क्या क्या उसने यूज कर रखे हैं उस ऑडिट एविडेंस को या इन्फॉर्मेशन को बनाने के लिए। और लास्ट पॉइंट आता है कि उसका नेचर ऑफ सोर्स डेटा उसने क्या यूज कर रखा है, वो भी आपको देखना होता है। अगला पॉइंट इसमें आता है कि इवेल्युएट एप्रोप्रिएटनेस ऑफ एक्सपर्ट वर्क। जब आप एक्सपर्ट के वर्क को इवेल्युएट करेंगे तो उसकी एप्रोप्रिएटनेस, वो एप्रोप्रिएट है या नहीं, उसको कैसे चेक करेंगे। उसके लिए 3 बातें हैं। सबसे पहले तो आप उसके फाइंडिंग और कंक्लूजन को देखेंगे कि उसने अल्टीमेटली रिपोर्ट क्या किया। अगर वो रिपोर्ट क्या होनी चाहिए, वो रेलिवेंट, रीजनेबल और कंसिस्टेंट होनी चाहिए बाकी जो आपने ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन कर रखे हैं। तो फाइंडिंग और कंक्लूजन को देखेंगे। दूसरा पॉइंट आता है कि जो भी फाइंडिंग और कंक्लूजन की वो उसके ऊपर क्या उसने एजम्पशन लगाए, क्या उसने मेथड यूज किए, वो सारे मेथड और एजम्पशन भी क्या होने चाहिए, रेलिवेंट और रीजनेबल होने चाहिए। और लास्टली जो उसका सोर्स डेटा था जिसके ऊपर उसने कंक्लूजन वगैरह बेस कर रखा है, तो वो जो सोर्स डेटा होना चाहिए वो भी क्या होना चाहिए, रिलायबल, रेलिवेंट, कंप्लीट और एक्यूरेट। इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है मैटर्स अफेक्टिंग नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर इन केस ऑफ इंफॉर्मेशन बीइंग प्रोड्यूस यूजिंग वर्क ऑफ मैनेजमेंट एक्सपर्ट। यानी कि जब भी आप मैनेजमेंट एक्सपर्ट के वर्क को इवेल्यूएट कर रहे हैं तो उसमें कौन कौन से मैटर्स अफेक्ट करेंगे आपके नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर। तो यहाँ पे देखिए इस केस में कितनी पार्टीज इन्वॉल्व हो रही है। इस केस में 4 पार्टीज इन्वॉल्व हो रही है। सबसे पहला तो इन्फॉर्मेशन, दूसरी बात आती है मैनेजमेंट एक्सपर्ट, तीसरी बात आती है मैनेजमेंट और चौथा पार्टी जो है वो है खुद ऑडिटर। तो इन्फॉर्मेशन के ऊपर यहाँ पे हमारे पास 3 पॉइंट है। इन्फॉर्मेशन कैसी होनी चाहिए, यानी कि इन्फॉर्मेशन का नेचर क्या है, उसके कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द मैटर क्या है। दूसरा पॉइंट आता है कि रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट उस मैटर में कैसा है। तीसरा पॉइंट आता है कि कोई अल्टरनेटिव सोर्स उस एविडेंस को ऑब्टेन करने के लिए अवेलेबल है भी या नहीं। यानी कि ये तीनों पॉइंट इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड हो गए, नेचर एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ मैटर, रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट यानी कि रोमम, और तीसरा कि कोई और अल्टरनेटिव सोर्स है क्या आपको ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करने के लिए।
अब दूसरी पार्टी हमने क्या करी थी, मैनेजमेंट एक्सपर्ट। तो मैनेजमेंट एक्सपर्ट के ऊपर अगेन 3 पॉइंट है कि मैनेजमेंट एक्सपर्ट का क्या नेचर, स्कोप, ऑब्जेक्टिव रहा था जब वो काम कर रहा था। दूसरा, मैनेजमेंट एक्सपर्ट है वो एम्प्लॉय है उस एंटिटी का या फिर कोई थर्ड पार्टी एंगेज है। तीसरा पॉइंट इसमें आता है कि मैनेजमेंट एक्सपर्ट के ऊपर कोई प्रोफेशनल या स्टैंडर्ड्स एप्लीकेबल है या नहीं। तो ये तीनों पॉइंट इसके अंदर हो गए। नेचर, स्कोप उसका क्या था, वो एम्प्लॉय है या फिर थर्ड पार्टी है, या और उसके ऊपर कोई प्रोफेशनल स्टैंडर्ड एप्लीकेबल है या नहीं। अगली पार्टी आती है मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट के ऊपर 2 पॉइंट है, काइंड ऑफ वन ही आप लिख सकते हैं कि उसने मैनेजमेंट ने मैनेजमेंट एक्सपर्ट के ऊपर क्या कंट्रोल लगा रखे हैं, और ओवरऑल कंट्रोल मैनेजमेंट क्या एक्सरसाइज करती है जब भी कोई ऑडिट एविडेंस लिया जाता है। और लास्ट पार्टी इसके अंदर इन्वॉल्व है खुद ऑडिटर। तो ऑडिटर देखेगा कि ऑडिटर के पास क्या नॉलेज है उस मैनेजमेंट एक्सपर्ट की जो फील्ड है उसके बारे में, और फिर ऑडिटर अपना प्रीवियस एक्सपीरियंस देखेगा उस एक्सपर्ट के साथ। तो यहाँ पे ये वाला आंसर खत्म होता है, मैटर्स अफेक्टिंग नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर। और जब भी ऑडिटर मैनेजमेंट एक्सपर्ट की कोई अगर रिपोर्ट वगैरह पे रिलायबल करता है तो और कंक्लूजन पे भरोसा रखना चाहता है, तो उससे देखना है कि वो कंक्लूजन या रिपोर्ट भी जो है वो रेलिवेंट है क्या, वो रीजनेबल है क्या विद अदर ऑडिट एविडेंस, और उसकी कंसिस्टेंसी देखनी है विद अदर ऑडिट एविडेंस, और वो अच्छी तरह से रिफ्लेक्ट हुआ है या नहीं इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो इसके साथ हमारा ऐसे 500 कंप्लीट होता है। I hope it helped you. Thank you so much for watching. All the very best. Happy learning.